कहानी की शुरुआत एक स्कूल के अंदर होती है, जहां हम अपनी कहानी की मेन हीरोइन शिवांग को देखते हैं। वो अपनी स्कोर कार्ड बुक देख रही होती है और खुद से कहती है, रिजल्ट आ गया, मैं क्लास में टॉप भी कर गई, लेकिन फिर भी खुशी नहीं है क्योंकि ये मार्क्स अब भी इतने नहीं हैं कि मैं टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाऊँ। वो यही सब सोच सोच कर टेंशन में होती है और उसे समझ नहीं आता कि अब कौन उसकी मदद करेगा। तभी उसका टीचर उसके पास आता है और कहता है, हमें पता चला है कि ऑर्फनेज हाउस ने तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ लिया है। वो तुमसे मिलने आए हैं और आज से तुम उनके साथ उनकी फैमिली में शिफ्ट हो रही हो। शिवांग हैरान होकर पूछती है, क्या, अचानक से कैसे? उस पर टीचर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हें टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। उनके बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में। शिवांग को ये सुनकर थोड़ी उम्मीद मिलती है और बिना ज़्यादा सोचे अपना बैग उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अरे ऐसे किसी पर भरोसा मत कर, इतने साल से तुम ऑर्फनेज में थी, तब उन्होंने तुम्हारी परवाह नहीं की, अब अचानक से आकर कह रहे हैं कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, कहीं ये कोई स्कैम ना हो। लेकिन शिवांग कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर ने खुद कहा है कि मुझे टॉप यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना है और शायद यही मेरा मौका है, इसलिए मुझे अब निकलना होगा। वो अपने दोस्त से कहती है, एक गाड़ी और आएगी, उसने मेरा सारा सामान रख देना, और वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वो अपने नए घर में पहुँचती है। घर किसी राजमहल से कम नहीं होता। सबसे पहले उसकी मुलाकात घर की नौकरानी से होती है। अंदर जाते ही उसे बर्तन टूटने की आवाज़ और किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि ये उसकी स्टेप सिस्टर रोज़ है, जिसे उसके पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था शिवांग के जाने के बाद। रोज़ उसके आने से बहुत परेशान है क्योंकि अब उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स का प्यार कम हो जाएगा। पेरेंट्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं, हमारी बायोलॉजिकल डॉटर के आने से तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं होगा, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन रोज़ उनकी कोई बात नहीं सुनती और उन पर भड़क जाती है। तभी नीचे सब लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ शिवांग की मुलाकात उसके बायोलॉजिकल ब्रदर से होती है। वो शिवांग को देखकर कहता है, तो तुम हो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर, इतने साल पहले हमें छोड़कर चली गई थी, याद है? शिवांग गुस्से में जवाब देती है, छोड़कर गई थी? मैंने किसी को नहीं छोड़ा, तुम लोगों ने ही मुझे खो दिया था। ब्रदर थोड़ा रूखा व्यवहार करता है पर शिवांग कोई रिएक्शन नहीं देती। उसे याद आता है कि उसने 2 दिन से अपना होमवर्क नहीं किया है, तो वो चुपचाप बैठकर पढ़ाई करने लगती है। ब्रदर ये देखकर सोचता है कि शिवांग ये सब दिखावे के लिए कर रही है ताकि सबको लगे कि वो फैमिली में सबसे अलग और पढ़ाई में डेडिकेटेड है। वो बार बार उसकी बेइज्जती करता है पर शिवांग उसे इग्नोर करती रहती है। इसी बीच उसकी मदर, स्टेप सिस्टर और फादर भी आ जाते हैं पर वो सबको अनदेखा करके अपना काम करती रहती है। रोज फिर से रोने लगती है और कहती है, मॉम देखा कैसे ये सबको बेवकूफ़ बना रही है, ऐसा दिखा रही है जैसे इसे सिर्फ पढ़ाई करनी आती है और मैं बस करके शोभा बढ़ाने के लिए हूँ। ब्रदर उसे चुप कराते हुए कहता है, रोज तुम इसकी वजह से मत रो, इसे तो मैं संभालता हूँ। वो जाकर शिवांग का टेस्ट पेपर फाड़ देता है और उससे लड़ने लगता है। ये देखकर शिवांग को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हाथ में पकड़ी पेंसिल से अपने बायोलॉजिकल ब्रदर को इंजोर कर देती है और गुस्से में कहती है, अगली बार से अपने पेरेंट्स से थोड़ी मैनर्स सीख के आना। जब कोई पढ़ रहा होता है तो उसकी बुक्स और नोटबुक्स को ऐसे नहीं करते। यहाँ हम देखते हैं कि रोज़ फिर से मासूम बनने की एक्टिंग करती है अपने पेरेंट्स के सामने। वो कहती है, मुझे बताइए, सारी गलती मेरी ही है ना, मेरी वजह से ये सब हुआ। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं, ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम समझो हम तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, बस शिवांग के आने से अब अटेंशन थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। इधर उसका ब्रदर भी उसे समझाने आता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ शिवांग फैमिली ड्रामा देख रही होती है। अब हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं और सामने बैठ जाते हैं। उसकी मॉम थोड़ी रूठी हुई सी लगती है और कहती है, देखो हमें बहुत टाइम बाद पता चला कि तुम हमारी बायोलॉजिकल डॉटर हो। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने तुम्हें बचपन में खो दिया था, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम कुछ वक्त हमारे साथ बिताओ, मगर अब लगता है कि मेरी दूसरी बेटी तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं है। तुम्हें समझना होगा
कि फैमिली में रहने के कुछ रूल्स होते हैं, तुम ऑर्फनेज वाले रूल्स यहाँ नहीं चला सकती। अगर तुम्हें फैमिली में रहना है तो थोड़ा एलिगेंट और मैजेस्टिक बनना पड़ेगा। सिवेंग उसकी बातें चुपचाप सुन रही होती है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस हल्के से जवाब देती है। तभी उसके डैड को दिखता है कि सिवेंग अपने टाउन से उनके लिए गिफ्ट लेकर आई है। वो पूछते हैं, ये तुम लेकर आई हो? सिवेंग मुस्कुराकर कहती है, सोचा पहली बार मिल रही हूँ तो कुछ देती चलूं, लेकिन लग रहा है कि ये फैमिली शायद डिजर्व नहीं करती। तभी रोज फिर से अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। वो कहती है, मुझे माफ कर दो सिस्टर, मेरी तबीयत थोड़ी नाजुक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे सेंसिटिव नेचर की वजह से मेरे पेरेंट्स तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट ना करें। और उसकी बात सुनकर उसकी मॉम भी मान जाती है। वो नौकरानी से कहती है, ये चीज़ फेंक दो। सिवेंग को ये सब बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस चुप रहती है। अब उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं और कहते हैं, हमने तुम्हारा ऑफिशियल स्वागत तो किया ही नहीं, तो मैं ऑफिशियली बोलता हूँ, वेलकम टू द फैमिली। हमें पता है कि हम इतने साल तुम्हारे साथ नहीं थे, लेकिन अब उम्मीद है कि तुम हमारे साथ रहोगी। इधर सिवेंग को एक लेटर मिलता है। वो दरअसल एक रूल बुक होती है जिसमें फैमिली के सारे नियम लिखे होते हैं। सिवेंग को वो रूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वो रोज से बचते हुए कहती है, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, वैसे भी मुझे यहाँ रहना नहीं है, और झूठ बोल देती है कि उसकी मेमोरी बहुत कमज़ोर है। उसका ब्रदर हंसते हुए कहता है, ठीक है, वैसे भी दिख रहा है कि तुम पढ़ाई में कुछ खास अच्छी नहीं हो। सिवेंग बिना कुछ कहे अपना सामान उठाती है और वो रूल बुक अपनी मॉम को वापस दे देती है। उधर उसके डैड को सिवेंग की ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी पसंद आती है। वो कहते हैं, सिवेंग जो भी बदलाव चाहती है वो फैमिली में किए जाएंगे, बाकी जो बातें हुई उन्हें भूल जाओ। सिवेंग बस सिर झुकाकर कहती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स उसका एडमिशन एक नए स्कूल में करवा देते हैं, वही स्कूल जहां रोज पहले से पढ़ रही होती है। ये देखकर रोज की मॉम और ब्रदर शॉक हो जाते हैं, लेकिन सिवेंग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस स्कूल से उसे टॉप यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलेगा। वो रोज और उसके ब्रदर के टेंट्रम्स देखती है, पर ऐसे दिखाती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस चुपचाप अपनी पढ़ाई में लग जाती है। रोज अपनी मॉम से कहती है, मॉम, ये लड़की डैड को पागल बना रही है, इसे रोको, ये बहुत डेंजरस है। उसकी मॉम को भी ये सब पसंद नहीं आता और वो सिवेंग से कहती है, बेटा थोड़ा कंट्रोल करो, फैमिली में और भी मेंबर्स हैं। सिवेंग शांत होकर जवाब देती है, आप लोग मेरे लिए कभी फैमिली थे ही नहीं। जब मैं छोटी थी मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे पाला, मुझे बड़ा किया और मुझे सपने देखना सिखाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझेंगे कि हम दोनों के बीच अब एक जंग शुरू हो चुकी है, जिसे ख़त्म करना इतना आसान नहीं होगा। और इधर हम देखते हैं कि वो लोगों से कहने लगती है, आप सबके दिमाग खा गए हैं, आप मेरी बात कभी समझ ही नहीं सकते, इसलिए प्लीज़ मुझे मेरे रूम में छोड़ने की परमिशन दीजिए और करो को बोलिए कि मुझे मेरा रूम दिखाया जाए। इधर उसका भाई और ज़्यादा भड़क जाता है। वो कहता है, अपने से बड़ों से ऐसे बात करते हैं जैसे तुम कर रही हो। सिवेंग जवाब देती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई कैसे बात करता है, मेरा काम है, मुझे करने दो और तुम अपने काम से काम रखो। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम अपने रूम में जाओ, ऊपर वाले रूम को दिखा दिया जाएगा। सिवाम बस एक ठंडी आवाज़ में कहती है, थैंक यू, बस मुझसे दूरी बनाए रखना। इधर रोज चैन की सांस लेती है और सोचती है, अब इस एटीट्यूड के साथ सिवांग किसी के सामने नजर नहीं आ पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सिवांग रूम में जाती है। जब वो घर के सारे रूम देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो रूम उसके ऑर्फनेज वाले घर से कहीं बड़े होते हैं। वो बहुत खुश और एक्साइटेड महसूस करती है। जब वो फाइनल एक रूम चुनकर नीचे आने लगती है तो उसकी मुलाकात रोज से होती है। रोज बोलती है, मॉम, शायद सिस्टर को मेरा रूम पसंद आ गया है, सिस्टर तुम मेरा रूम ले सकती हो। तभी सिवांग का भाई आ जाता है और कहता है, तुम अपना रूम क्यों दे रही हो, हर बार तुम ही क्यों सैक्रिफाइस करती हो, उसे भी कुछ करने दो, क्या वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करेगी। ये सुनकर सिवांग को बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी दादी जो उसे बचपन में अपने बच्चों जैसा प्यार करती थी की याद आ जाती है। सिवांग कहती है, वैसे भी मुझे रोज का घटिया रूम लेने का कोई शौक नहीं है, मैं अपना रूम अपने तरीके से डिज़ाइन करूंगी, समझ आया। और वो उन्हें इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाने के लिए निकलती है तो देखती है कि रोज को ड्रॉप करने के लिए उसका भाई जा रहा है। सिवेंग भी वहाँ होती है, लेकिन वो साफ साफ कह देता है, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा।
वो रोज को लेकर वहाँ से चला जाता है और सिवेंग को अकेला छोड़ देता है। थोड़ी देर वॉक करने के बाद सिवेंग किसी को कॉल करती है और तभी हमारी कहानी का मेन हीरो आता है, जंगमिन। वो सिवेंग को देखता है, मुस्कुराता है और अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है। रास्ते में वो उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन सिवेंग अभी भी अपनी पढ़ाई पर फोकस रखती है और उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जब वो स्कूल पहुंचती है तो उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है जो उसे कहते हैं, तुम्हें एडमिशन सिर्फ रोज के डैड के लिंक्स की वजह से मिला है, इसलिए ध्यान रखना, कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे स्कूल की रेप्यूटेशन खराब हो। सिवेंग जवाब देती है, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इधर उसे पता चलता है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक मॉक टेस्ट होने वाला है और वो उसे देने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। क्लास में आने के बाद वो सभी स्टूडेंट से मिलती है पर कोई खास रिएक्शन नहीं होता। वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। जब वो लौटते हुए वापस जा रही होती है तो उसे फिर से जंगमिन दिखाई देता है। वो मुस्कुराकर उसके पास बैठती है और कहती है, मुझे लगा मैं घर जाने में लेट हो जाऊंगी। घर लौटने पर वो देखती है कि उसका भाई और रोज आपस में बात कर रहे हैं। रोज उसके पास आकर कहती है, तुम जंगमिन के साथ स्कूल क्यों गई थी? तुम्हें पता है मैं उसे पसंद करती हूँ, पूरी फैमिली को पता है। सिवेंग कहती है, मुझे नहीं पता था और मुझसे बकवास मत करो, मुझे जाने दो। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि उसकी मॉम ने रोज के लिए स्पेशल खाना बनाया होता है जो एनर्जी से भरा होता है। वो सिवेंग को भी ऑफर करती है लेकिन सिवेंग मना कर देती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुझे आपके हाथ का या घर का खाना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा, इससे अच्छा खाना हमारे ऑर्फनेज में मिलता था। अगले दिन मॉक टेस्ट का दिन आता है। सिवेंग बहुत खुश होती है क्योंकि सारे क्वेश्चंस उसी के पढ़े हुए टॉपिक्स से आते हैं। वो पूरी स्पीड से सारे आंसर्स लिखकर पेपर सबमिट कर देती है। इधर खाने की टेबल पर पूरी फैमिली बातें कर रही होती है और इधर हम देखते हैं कि सिवेंग चुपचाप से अपने हेडफोन्स लगाकर खाना खा रही होती है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। रोज ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे अच्छा लगता है कि सिवेंग फैमिली के बीच में बैठकर भी सबके द्वारा इग्नोर की जा रही है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सिवेंग अपने रूम में पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसके डैड वहाँ आते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ करना बेटा, मुझे पता है तुम पढ़ रही थी लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, बताओ तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? फिर वो उसे एक गोल्ड का स्पेशल ब्रेसलेट देते हैं और कहते हैं, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। सिवेंग ठंडे लहजे में जवाब देती है, क्या ये ग्रैंडमदर मुझे देने के लिए बोलकर गई थी? अगर ऐसा है तो आप दे दीजिए, वैसे मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने डैड की आधी अधूरी बात ही सुनती है और वापस अपनी पढ़ाई में लग जाती है। उसके डैड को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाते हैं और नीचे जाकर टेंशन में बैठ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि शायद सिवेंग को ऑर्फनेज से लाकर उन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी। तभी वहाँ उनका बेटा आता है और कहता है, डैड आप उस पागल लड़की की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? वो कंट्री साइड से आई है जिसे ये भी नहीं पता कि एक मैजेस्टिक फैमिली में कैसे बिहेव करते हैं। आपको पता है ना, हमारा फैमिली बिजनेस हमारी रियल डॉटर संभालेगी। उसकी वाइफ भी यही बात दोहराती है और मजबूरी में उसके डैड को इन सब बातों पर यकीन करना पड़ता है, भले ही उनके दिल में अब भी सिवेंग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो। अब सीन कट होता है सिवेंग के स्कूल का। वहाँ उसका मॉक टेस्ट रिजल्ट आ चुका होता है और सब शॉक्ड होते हैं क्योंकि उसने पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स लाए होते हैं। वो सबके बीच एक सुपर मॉडल स्टूडेंट बन जाती है। हर कोई उससे बात करना चाहता है। उसका स्कोर इतना हाई होता है कि किसी का भी उसके आसपास नहीं पहुंचता। सिवेंग सीधा स्कूल की प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है, जैसा कि मैंने पूरे सिटी में टॉप किया है, मैं चाहती हूँ कि मुझे बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में भेजा जाए ताकि मैं और बेहतर पढ़ाई कर सकूँ। प्रिंसिपल मुस्कुराती हैं और कहती हैं, हमारे स्कूल के टॉपर स्टूडेंट्स को स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाती है जिससे उनकी बेसिक नीड्स पूरी की जा सके। तुम्हारी कोई डिमांड हो तो बताओ। सिवेंग कहती है, हाँ मेरी एक डिमांड है, मेरे घर के पास पढ़ाई के लिए कोई भी वर्क फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है। मुझे वहाँ फोकस करने में दिक्कत होती है। मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी डॉर्मेट्री में रहने की परमिशन दी जाए। प्रिंसिपल कहती है, मैं इस बारे में सोच कर तुम्हें बताऊंगी। अब सीन वापस घर का आता है। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे होते हैं और रोज की तारीफें चल रही होती हैं। सब कह रहे होते हैं, हमें पता है रोज ने ये टेस्ट बहुत जल्दी दे दिया होगा, वो बहुत जल्द किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएगी। उसी टेबल पर जंगमिन भी मौजूद होता है लेकिन वो रोज को साफ साफ इग्नोर कर रहा होता है। रोज की तारीफें जारी रहती है। तभी उसकी मॉम के पास उसके टीचर का कॉल आता है। वो बहुत खुश हो जाती है ये सोचकर कि शायद रोज के बारे में कोई
गुड न्यूज़ होगी। लेकिन जैसे ही वो कॉल उठाती है, टीचर कहती है हमें आपसे रोज़ के बारे में बात करनी है। दरअसल उसके मॉक टेस्ट में बहुत ख़राब मार्क्स आए हैं, मुझे लगता है उसे और मेहनत की ज़रूरत है। ये सुनकर सबके चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। रोज़ की मॉम तुरंत उसे बचाने की कोशिश करती है। एक्चुअली टीचर, रोज़ को पेंटिंग और क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, शायद इसी वजह से वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाई। लेकिन अगली बार से हम उसके लिए बेहतर टीचर्स और कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। टीचर कहती है ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम बेहतर परफॉर्म करेगी। और कॉल कट करने ही वाली होती हैं कि उन्हें अचानक याद आता है कि उन्हें शिवांग के बारे में भी कुछ बताना है। टीचर कहती हैं वैसे आपके घर में एक और डॉटर भी रहती है, सही कहा ना? इतना सुनते ही सत्य चेहरे बदल जाते हैं, खासकर उसका ब्रदर। वो गुस्से में कहता है देखा मॉम, इस लड़की ने तो अब घर में आग लगवाना शुरू कर दिया। अब टीचर भी इसके बारे में बात कर रही हैं। उसकी मॉम गुस्से में कहती हैं अगर मुझे पता चला कि वो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है और इतने समय से हमारे साथ रह रही थी तो पूरी सिटी में हमारी बदनामी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि सभी लोग शिवांग पर शक कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी की परवाह किए बिना चुपचाप अपना खाना खा रही होती है। उसके डैड अपनी वाइफ के सामने उसकी टीचर से माफी मांगने लगते हैं। नेक्स्ट टाइम से हम जरूर ध्यान रखेंगे। लेकिन टीचर हैरानी से पूछती हैं किस चीज का ध्यान रखेंगे? शिवांग ने तो पूरे शहर में टॉप किया है, उसके जितने मार्क्स किसी के भी नहीं आए। यह सुनते ही सब दंग रह जाते हैं। शिवांग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, उसे अंदर से बहुत अच्छा लगता है। वो शांत होकर अपना खाना खत्म करती है। उधर फैमिली मेंबर्स टेंशन में आ जाते हैं। रोज को लगता है कि अब फैमिली की सारी अटेंशन शिवांग पर चली जाएगी। वो माहौल ख़राब करने के लिए बालकनी की तरफ जाती है और वहाँ जाकर ड्रामा करने लगती है। मुझे लगता है इस फैमिली में मेरा कोई नहीं है, मैं अब और नहीं रह सकती। सारे फैमिली मेंबर्स उसे रोकने के लिए भागते हैं, सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज पूरा ब्लेम शिवांग पर डाल देती है। सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। शिवांग को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कामली नैपकिन से अपना मुंह साफ करती है और कहती है पहले ये बताओ रोज, क्या तुमने कभी मुझसे पूछा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ या नहीं? तुमने अपने मन से जो भी प्रिडिक्शन बनाया वही सबको मानने को कह दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। रोज चिल्लाती है ऐसा कुछ नहीं है। शिवांग उसे घूर कर बोलती है ऐसा ही है। दोनों के बीच एक छोटी सी बहस हो जाती है, लेकिन शिवांग खुद को रोक लेती है। वो सबको साफ साफ कह देती है मैं आप लोगों को अपनी फैमिली नहीं मानती, मैं ऑर्फनेज में अकेली रही हूँ और वही लोग मेरी असली फैमिली है। यहाँ किसी से मेरा कोई रिश्ता नहीं। उसके पेरेंट्स तुरंत कहते हैं बेटा ऐसे मत बोलो, लेकिन शिवांग ठंडे स्वर में जवाब देती है मैं सही कह रही हूँ, ना मुझे फर्क पड़ता है ना मैं इन बातों पर सोचना चाहती हूँ। उम्मीद है आप लोग भी समझेंगे। रोज ये सब सुनकर अंदर ही अंदर खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि शिवांग खुद को फैमिली से अलग कर रही है। शिवांग सबको उल्टे सीधे जवाब देकर चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। अब पूरे घर का माहौल भारी हो जाता है, सब टेंशन में है। तभी जंगमिन वहाँ आता है और साफ साफ कहता है मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप लोग शिवांग को एक गलत इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। आप तो उस पर हाथ उठाने तक वाले थे, ऐसा मत करें, वो बहुत इंटेलिजेंट है। आप सबको समझना चाहिए कि रोज को सिर्फ उसकी सक्सेस से जलन हो रही है। रोज ये सुनकर अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाती है। उसे बर्दाश्त नहीं होता कि जंगमिन शिवांग का साइड ले रहा है। इधर जंगमिन कहता है शिवांग तुम यहाँ से चली जाओ। शिवांग बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते एक पल के लिए सबके चेहरों की तरफ देखती है। सब टेंशन में डूबे हुए हैं, सब सोच में पड़ जाते हैं शिवांग ने ऐसा क्यों किया और जंगमिन उसके लिए इतना क्यों सोचता है। उन्हें शक होने लगता है कि शायद इनके बीच कुछ चल रहा है। रोज की मॉम कहती है अगर तुम सच में उस लड़की को इस फैमिली में शामिल करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बेटी से डिसरिस्पेक्टफुल व्यवहार करे। अब सीन कट होता है। पेरेंट्स शिवांग के सामने बैठे होते हैं। पिता कहते हैं बेटा हमें पता है कि तुम अपनी पढ़ाई से बहुत प्यार करती हो, लेकिन अब तुम एक रिच फैमिली में हो, तुम्हें अपने कपड़े पहनने का ढंग, बात करने का तरीका सब बदलना होगा। शिवांग की आंखों में गुस्सा झलकता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस सुनती रहती है। फिर शांति से जवाब देती है पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता था रोज पढ़ाई में कैसी है। दूसरी बात मैंने हमेशा पढ़ाई को ही अपना फोकस बनाया है। मुझे किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन या बकवास पसंद नहीं है, खासकर वो बकवास जो आप लोग मेरे सामने कर रही हैं। वो ये कहकर रूम के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसका ब्रदर उसके पास आता है और कहता है
कल के लिए माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। मुझे अब समझ आया कि असल में गलती रोज़ की थी। शिवांग बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देती है, अब फ़र्क नहीं पड़ता, और शायद इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं जब बहुत देर हो चुकी है। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करती है और अंदर चली जाती है। अगले दिन का सीन शुरू होता है। हम देखते हैं कि शिवांग अपना सारा सामान पैक करके घर से जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी घर की नौकरानी उसे रोक लेती है और कहती है, मैडम आपको यहाँ से सामान लेकर जाने की परमिशन नहीं है। शिवांग रुकती है और सख्त लहजे में पूछती है, और मुझे कौन रोकेगा? नौकरानी कहती है, मैं रोकूंगी। मैंने बोल दिया कि आपको यहाँ से जाना अलाउड नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा। शिवांग ठंडे स्वर में जवाब देती है, मैंने भी बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही और मुझे यहाँ से जाने की परमिशन किसी से नहीं लेनी। नौकरानी उसकी बातों से भड़क जाती है और उससे जबरदस्ती करने लगती है। वो गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? शिवांग उसे सीधा जवाब देती है, यही रियलिटी है। जितनी जल्दी तुम समझोगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। दोनों के बीच बहस तेज हो जाती है। नौकरानी धमकाते हुए कहती है, अगर तुम्हें घर से निकाल दिया गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवांग मुस्कुराती है और कहती है, शायद अब एक नौकर को उसकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। वो रोते हुए अपने पिता को कॉल करती है और कहती है, डैड मुझे अपने स्कूल के दोस्तों से मिलने जाना है, क्या इसके लिए भी मुझे घर के नौकरों से परमिशन लेनी पड़ेगी? उसके पिता हैरान होकर कहते हैं, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं। शिवांग कहती है, लेकिन यहाँ के नौकर तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं उनकी कैदी हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं बाहर नहीं जा सकती, क्या सच में उन्हें इतना हक है? उसके पिता उसे शांत करते हुए कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें घर के नौकरों से दिक्कत हो रही है तो मैं उन्हें चेंज करवा दूंगा। हर महीने तुम्हारे अकाउंट में एक अच्छा अमाउंट भेजा जाएगा जिससे तुम जो चाहो खरीद सको। शिवांग फोन काट देती है, फिर नौकरानी की तरफ देखकर कहती है, देखा इस दुनिया में कई लोग हैं जो तुम्हारा काम तुमसे कहीं बेहतर कर सकते हैं बिना किसी को परेशान किए। नौकरानी गुस्से में कहती है, तुम क्या बोल रही हो? लेकिन शिवांग उसे पूरी तरह इग्नोर करके चली जाती है। वो नौकरानी पीछे पीछे उसे बुलाती रहती है, लेकिन शिवांग को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ दिन बाद का सीन हम डॉर्मेट्री के अंदर देखते हैं कि शिवांग अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसके डैड का कॉल आता है। वो पूछते हैं, बेटा क्या तुम इस वीकेंड घर आ रही हो? पर उसकी रूममेट सारी बातें सुन लेती हैं और शिवांग कामली जवाब देती है, नहीं मैं घर नहीं आ सकती, एंट्रेंस एग्जाम पास ही है, मुझे बहुत तैयारी करनी है। वो कहती है, घर जाकर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। उसके फ्रेंड्स कहते हैं, शिवांग इस तरह पेरेंट्स से बात करना गलत है, लेकिन वो ठंडे स्वर में बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और फ़ोन काट देती है। थोड़ी देर बाद उसका छोटा भाई कॉल करता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से अब रोज हमारी फैमिली को और भी प्यारी लगने लगी है। कम से कम वो तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं है। शिवांग बोलती है, इन सब बातों को जाओ और अपने पेरेंट्स को बताओ। उन्होंने तुम्हारी उस चालाक चुड़ैल को सिर पर चढ़ा रखा है, मुझे नहीं। वो अपने भाई की बातों को पूरी तरह इग्नोर करती है, उसे बॉडी शेम करती है और फोन काट देती है। उसका भाई गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद शिवांग मुस्कुराती है और कहती है, अब इसे मजा चखाना पड़ेगा। वो अपने भाई की सारी बातें रिकॉर्ड करके अपने डैड को भेज देती है ताकि उन्हें उसकी असली हरकतें पता चल सके। अब सीन बदलता है। हम देखते हैं रोज को, जिसे एक लग्जरी कार से कुछ लोग लेने आए हैं। पता चलता है कि वो लोग उसके रियल बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। वो रोज से पूछते हैं, तो हमारी फैमिली में एक्टिंग कैसी चल रही है? रोज जवाब देती है, जब से शिवांग आई है सब कुछ बदल गया है। अब फैमिली के लोग उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। वो हर वक्त मेरा इमेज खराब करने की कोशिश करती है। ये सुनकर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स एक नई प्लानिंग बनाते हैं ताकि रोज फैमिली की रियल डॉटर बन जाए और असली बायोलॉजिकल डॉटर शिवांग को हमेशा के लिए उनसे दूर कर दिया जाए ताकि फैमिली कभी उसे एक्सेप्ट ना करे। इसके बाद अगला सीन आता है। हम देखते हैं कहानी के मेन हीरो जंगमिन को। वो अपनी कार में बैठा होता है, उसके हाथ में शिवांग की फोटो होती है। वो फोटो को देखते हुए धीरे से कहता है, काश शिवांग अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, काश उसे एक आसान खुशहाल जिंदगी मिले बिना स्ट्रगल के। इधर उसकी बातों को उसकी कार का ड्राइवर सुन लेता है और एक्सप्रेशन से साफ दिखता है कि उसने कुछ नोटिस किया है। शायद अब कहानी एक नए मोड़ पर जाने वाली है। और उधर हम देखते हैं कि जंगमिन उससे अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में शेयर करता है। उसके बाद रात के वक्त में शिवांग को दिखाया जाता है जो वापस अपनी डॉर्मेटरी जा रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे बैग में जितने भी पैसे हैं तुरंत दे दो, और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं।
लेकिन तभी पीछे से हमारी कहानी का दूसरा कैरेक्टर आता है और उसे बचा लेता है। इसका नाम लिवॉन होता है और ये वही लड़का है जो शिवांग के साथ ऑर्फनेज में रहा करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिवॉन कहता है, तुमने मुझे पहचाना? तुम्हारी ग्रैंडमदर मुझसे अक्सर तुम्हारी बातें किया करती थी और बताती थी कि तुम कैसे उनके साथ रहती थी, बचपन में क्या क्या करती थी। शिवांग कहती है, तो तुम मेरी ग्रैंडमदर के रिलेटिव हो? जिस पर लिवॉन कहता है, वो हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर थी। हम तुम्हें एक दिन इनवाइट करेंगे। मेरी मॉम तुम्हें बताएंगी कि वो हमारे लिए क्या थी और ऐसी कई बातें हैं जो तुम्हारी ग्रैंडमदर ने तुमसे कभी शेयर नहीं की। ये सुनकर शिवॉन कहती है, तो तुमने अभी मेरे ऊपर एहसान किया और अब घर बुलाकर उस एहसान को चुकाने की बात कर रहे हो। लिवॉन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपनी ग्रैंडमदर के बारे में सच्चाई सुनो। शिवॉन कहती है, तुम तो बोल रहे हो कि तुम एक गरीब इंसान हो, पर तुम्हारे कपड़े देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लिवॉन को शक होता है कि शिवॉन शायद उसे किसी जाल में फंसा रही है, इसलिए वो उस पल कुछ नहीं कहता और शिवॉन वहाँ से विश्वास के साथ चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि शिवॉन की फैमिली में सब लोग बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि शिवॉन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा चेंज होती जा रही है, हमें उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर रोज को जेलसी होने लगती है और वो अटेंशन पाने के लिए अपने पेरेंट्स के सामने शिवांग के बारे में एक झूठी कहानी सुनाने लगती है। वो कहती है, मॉम एंड डैड, बहुत टाइम से आपसे कुछ बात शेयर करनी थी। दरअसल मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा मेरी सिस्टर की रेपुटेशन पर बात आ जाएगी, लेकिन मैंने सुना है कि मेरी बहन को कुछ लोगों ने किसी लड़के के साथ घूमते हुए देखा है। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर्स में ऐसा कोई नहीं जो किसी आउटर से बिलोंग करता हो, पर जो लड़का उसके साथ था वो किसी आउटर कास्ट का लगता है। ये सुनते ही उसके पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है और वो कहते हैं कि हम इन सब चीज़ों के कन्फ्रंटेशन के लिए शिवांग के पास ज़रूर जाएंगे। और इधर हम देखते हैं कि रोज़ बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि उसने आखिरकार आग लगा दी और सब लोग उसकी बातों में आ रहे हैं। यहाँ तक कि उसका ब्रदर भी विश्वास करने लगता है कि जो रोज कह रही है वही रियलिटी है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लिवॉन दोबारा से शिवांग से मिलने आता है और बार बार उसे अपने घर आने और अपनी मॉम से मिलने की बात करता है। शिवांग बार बार उसके कपड़ों को देखकर कहती है, मुझे पता है जो भी तुमने पहन रखा है वो ब्रांडेड क्लोथ्स है, ये सस्ते कपड़े नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि मेरी ग्रैंडमदर का तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। तभी वहाँ उसका ब्रदर आ जाता है और लिवॉन को देखकर कहता है, तो तुम वही हो जिससे शिवांग हमेशा घूमती रहती है, बताओ तुम्हारी दिक्कत क्या है। शिवांग गुस्से में कहती है, बकवास बंद करो, मेरा इसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है। इसी वक्त उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारी इन हरकतों के बारे में हमें पहले ही पता चल चुका था, बताओ आखिर ये लड़का कौन है। शिवांग कहती है, मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि ये कोई अनजान लड़का नहीं है, ये मेरी ग्रैंडमदर का रिलेटिव है और ये इसलिए मुझसे मिलने आया है क्योंकि जो भी कैरेक्टर पर मुझ पर उंगली उठाई जा रही है वो सब झूठ है। मेरे पास हर एक बात का प्रूफ है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स लगातार उससे लड़ रहे होते हैं और रोज अंदर से बहुत खुश हो रही होती है, पर शिवांग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काम होकर कहती है कि वो इनोसेंट है और किसी भी हद तक जाकर खुद को प्रूव करेगी। तभी रोज कहती है, ठीक है तो तुम खुद बताओ पेरेंट्स को आखिर ये लड़का कौन है। और उधर हम देखते हैं कि जंगमिन उससे अपनी ये समस्या बार बार शेयर करता है, पर शिवांग कहती है, बार बार बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए कुछ एविडेंसेस देने होंगे और वो मेरे पास है। मैं चाहती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को पूरे स्कूल के सामने खुलासा करूँ, उसके बाद रोज़ मुझसे माफ़ी मांगेगी। शिवांग आगे कहती है, ठीक है पर मुझे प्रूफ दिखाओ। रोज़ कहती है, ठीक है मैं रेडी हूँ, पर प्रूफ तो बताओ। शिवांग जवाब देती है, वो प्रूफ तो स्टेज पर तुम्हें पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि लिवॉन अकेले में शिवांग से मिलता है। वो कहता है, बहुत हुआ, तुम जुंगमिन के साथ घूमना फिरना आज के बाद मत करो, उसके आसपास भटकना मत। तुम्हारे पेरेंट्स अब तुम्हारे अगेंस्ट हैं, वे तुमसे बात भी नहीं करना चाहते। शिवांग कहती है, तो मुझे भी पेरेंट्स से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ कॉलेज एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ। रोज चुपके से गंदे मजाक बनाती है और शिवांग चिढ़ कर कहती है, तुम जो गंदे जोक्स उछालती हो उनमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, तुम मेरी जगह रहकर मुझे ब्लेम कर रही हो। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे फैमिली मेंबर्स और स्कूल के कई स्टूडेंट्स एक तरह की असेंबली में बैठे होते हैं। यहाँ शिवांग को प्रूफ देना होता है। उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं, अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो शांत होकर बता दो। शिवांग जवाब देती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। उसके पिता कहते हैं,
ये सब हमारे परिवार के भीतर ही रहेगा। अगर तुम्हें किसी लड़के में किसी तरह की रुचि है तो बताओ। सिवोंग कहती है, जब तक मैं खुद अपनी इनोसेंस साबित नहीं कर दूंगी मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगी। तभी स्कूल का प्रिंसिपल आता है और कहता है कि जो भी हमारे टॉपर के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो भी हो उनका प्रूफ स्टेज पर दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि लोगों को सच्चाई मालूम पड़ेगी। सिवोंग स्टेज पर जाती है और कहती है, मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है। जिन इल्जामों के बारे में कहा जा रहा है उन सब के प्रूफ्स मेरे पास है। वो अपनी पॉकेट से एक प्रूफ निकालती है और बताती है कि रात को उसके साथ क्या हुआ, कैसे कुछ लोग आकर उसे परेशान करने लगे थे। जब लोग वो प्रूफ देखते हैं तो उन्हें शर्म आती है। खुद रोज भी हैरान हो जाती है कि ये प्रूफ उसके पास कैसे आया। रोज समझ नहीं पाती कि अब क्या करे, क्योंकि उसने बहुत चालाकी से सिवेंग को फंसाने के लिए जो भी ट्रिक्स लगाई थी वे सब सामने आ रहे हैं। लोगों का गुस्सा अब रोज की तरफ जाने लगता है। रोज घर छोड़कर भागने की कोशिश करने लगती है। सिवेंग के बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसके पास आते हैं और कहते हैं, इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी, कोई बात आसानी से भी निपट सकती थी। सिवेंग कहती है, ये तमाशा रोज ने शुरू किया था, मैंने तो बस कहानी को खत्म किया और सबके सामने दिखा दिया कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। उसके पेरेंट्स नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिवेंग कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देती है। वह बहुत खुश महसूस कर रही होती है। उसे लगता है कि उसकी ग्रैंडमदर ऊपर से ये सब देखकर खुश होंगी। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद वह निश्चित रूप से लिवॉन के घर जाएगी। इधर लिवॉन अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, मुझे सिवांग मिल चुकी है। अब उसे यकीन हो चुका है कि हम किसी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर वह देखना चाहती है कि बचपन की दोस्त जिसे उसने गरीबी में देखा था अब कैसी दिखती है। इसलिए हमें थोड़ी आराम और कंफर्ट छोड़कर एक पुराने घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है ताकि सिवांग को डर न लगे। सिवांग के पास रोज ने बहुत सी फोटोज भेजी होती हैं हैप्पी फैमिली मोमेंट्स की, पर सिवांग उन्हें देखकर बहुत बुरा महसूस करती है और गुस्से में एक कठोर मैसेज भेज देती है कि उसे ऐसे घिनौने पलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर सिवांग अपना सारा सामान लेकर उस जगह चली जाती है जहां लिवॉन ने उसे इनवाइट किया था। वहां हम वो सीन देखते हैं जहां लिवॉन की माँ उससे मिलती है और कहती है, तुम्हें हमारी फैमिली ने अपनी बेटी की तरह संभाला था, तुम्हारी ग्रैंडमदर ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा था। सिवांग धीरे धीरे बताना शुरू करती है कि कैसे उसकी ग्रैंडमदर के दिमागी हालात सही नहीं थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। अंततः उनकी मौत हो गई। ये सब सुनकर वहाँ सब लोग भावुक हो जाते हैं। सिवांग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो उस हादसे से अब तक नहीं उबर पाई है। लोगों को ये मजाक लग सकता है, पर उसके लिए ये किसी भी ड्रामा से कम नहीं था। साथ ही वो अपनी ग्रैंडमदर के कई सैक्रिफाइसेस के बारे में लिवॉन की माँ को बताती है। लिवॉन की माँ ये सब सुनकर बहुत प्रभावित और भावुक हो जाती है, रोने लगती है जैसे छोटे बच्चे रोते हैं, क्योंकि उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा था। अब हम आगे की कहानी का सीन देखते हैं जहाँ पर लिवॉन की माँ सिवांग को शांत कराती है, उसे गले लगाती है और हिम्मत देती है। कहती है, आज से मैं पूरा तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हारे साथ अब ऐसी चीजें दोबारा नहीं होंगी। फिर वो कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और एक ब्रेसलेट निकालती है। ये हमारे परिवार का ब्रेसलेट है, ये मुझे मेरी सास सा ने दिया था, अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। सिवांग पहले लेने से मना करती है, लेकिन लिवॉन की ओर इशारा होने पर वो इसे ले लेती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि रात में सिवांग फिर से कहीं जा रही होती है। फिर से कुछ लोग उसे परेशान करने आते हैं, पर इस बार उसे सुरक्षा गार्ड के कपड़ों में छुपाकर बचाया जाता है। जब हमला करने वाले लोग वहां से चले जाते हैं तो लिवॉन की माँ भी पहुंच जाती है। उन्हें भरोसा था कि उनका बेटा स्थिति को संभाल लेगा। सिवांग कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सिवांग सोचती है कि शायद अटैकर्स इसलिए लौटेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए थे। वो कहती है, मैं कुछ एक्स्ट्रा कमाकर आपकी मदद कर दूंगी। लिवॉन अपनी माँ की ओर देखता है। माँ भी उसकी तरफ देखकर सोचती है कि समय आने पर वो सिवांग को सारी सच्चाई बता देंगे। अगले हिस्से में हम देखते हैं कि सिवांग दिन रात मेहनत करती है, पोस्टर बांटती है, पैसे इकट्ठा करती है, एंट्रेंस की तैयारी में जुट जाती है। वो जात की माँ के पास जाकर खाना भी खाती है, उनके साथ फैमिली टाइम बिताती है और घूमने फिरने भी जाती है। आखिरकार उसका रिजल्ट आता है, वो फिर से टॉप करती है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका सिलेक्शन हो जाता है। सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद सिवांग इंटरव्यू देने जाती है जहां कई मीडिया रिपोर्टर्स उसके सक्सेस के राज जानना चाहते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल भी कहते हैं कि हमारे स्कूल के हर बच्चे में जो डेडिकेशन है वही सफलता दिलाता है।
चाहे फैशन फील्ड हो या टॉप यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन। सिवेंग खुली आकाश की तरह महसूस करती है और कहती है कि उसकी ग्रैंडमदर ऊपर से इसे देखकर बहुत खुश होंगी। सिवेंग सब मिलकर जश्न मनाते हैं। मीडिया, प्रिंसिपल और वेल विशर्स उसकी तारीफ करते हैं। सिवेंग खुशी खुशी लिवॉन को फ़ोन करके बताती है कि सब ठीक हो गया है और वो अब अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को गुड बाय कहने वाली है। फिर हम देखते हैं एक बड़ा सोशल पार्टी सीन। सिवेंग के बायोलॉजिकल पिता उसकी सक्सेस पर एक ग्रैंड पार्टी देने की तैयारी करते हैं। लिवॉन की माँ अपने ऑफिस में होती हैं। तभी वहाँ एक इन्वेस्टर आता है जो ज़बरदस्ती हस्तक्षेप करने लगता है। वो इन्वेस्टर अपने बेटे को कहता है कि सिवेंग को अपने घर में शामिल कर लो, इससे बड़ी पब्लिसिटी और इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। इन्वेस्टर अपने बेटे को टारगेट दे देता है कि उसे पार्टी में गिराने और आगे बढ़ाने की कोशिश करे। उस दौरान रोज लगातार शराब पी रही होती है। उसी इन्वेस्टर के बेचे हुए आदमी जो प्ले बॉय के नाम से मशहूर है, पार्टी में आता है। वो सिवेंग के पास आता है, उसे धक्का देकर चला जाता है, जिससे सिवेंग का बैग गिर जाता है और रोज मौका पाकर उस बैग में उस आदमी की महंगी घड़ी रख देती है। बाद में वो आदमी सिवेंग के परिवार से मिलकर दोस्ताना व्यवहार करता है, पर जंग मिन सिवेंग को बताता है कि वो आदमी नोटोरियस है, लड़कियों के साथ कैसे खेलता है वो सब जानते हैं। पार्टी में लिवॉन और जंग मिन दोनों मौजूद आते हैं। लिवॉन साधारण कपड़ों में आता है, पर सिवेंग के भाई उसे सही सलामत स्वीकार नहीं करते, बार बार उसे बाहर निकालने की धमकी देते हैं। सिवेंग गुस्से में कहती है कि ये मेरा गेस्ट है, पर भाई कहते हैं कि आपकी जैसी बायोलॉजिकल डॉटर होने की वजह से हम कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तभी सिवेंग कहती है, तुमसे ज्यादा तो वो लोग सोच लेते हैं जो हमारे अपने भी नहीं हैं। रोज पलटकर ताना देती है, लेकिन सिवेंग शांत होकर कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और यहीं से माहौल अचानक बदल जाता है। वो प्लेबॉय आदमी सबके सामने आता है और जोर से कहता है, आज की रात कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। मेरी एक बहुत ही एक्सपेंसिव घड़ी गायब हो गई है और मुझे पूरा यकीन है कि चोर इसी पार्टी में मौजूद है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। सिवेंग के पिता आगे बढ़कर कहते हैं, आपको किस पर शक है? वो आदमी सीधा उंगली उठाकर कहता है, मुझे शक है सिवेंग पर। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। सिवेंग के पिता गुस्से और हैरानी में कहते हैं, अगर आपको मेरी बायोलॉजिकल डॉटर पर शक है तो आप चाहिए तो उसे चेक कर सकते हैं। पर सिवेंग गुस्से से बोलती है, खामोश, मैं ये हरकत नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आदमी उसकी ओर बढ़ता है तो सिवेंग डांट कर कहती है, अपने हाथ पीछे रखो, अगर मैंने गुस्सा दिखाया तो दोबारा ये हाथ उठाने लायक नहीं रहोगे। रोज फिर आग में घी डालते हुए कहती है, क्या हुआ सिस्टर, सच में चोरी की है क्या? इसलिए इतनी डर रही हो? सिवेंग पलटकर जवाब देती है, मैं किसी से नहीं डरती और मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे फंसाना बंद करो। अब वो आदमी कहता है, ठीक है, मैं खुद उसे चेक करूँगा। सिवेंग भड़क उठती है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तभी जंगमिन और लिवॉन दोनों बीच में आ जाते हैं। उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहते हैं, सिवेंग शांत रहो, हम जानते हैं तुम इनोसेंट हो। सिवेंग गुस्से में कहती है, मुझे पता है मैं कोई चोर नहीं हूँ, इसका दिमाग खराब है। ऐसे घटिया गेस्ट्स को पार्टी में क्यों बुलाते हैं? पेरेंट्स बीच में आते हैं और कहते हैं, बेटा हमें गलत मत समझो, वो हमारे गेस्ट हैं, अगर उनका सामान गायब हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। सिवेंग जवाब देती है, मैं समझती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर शक करना सिर्फ इसलिए कि मैं ऑर्फनेज में पली हूँ, ये शक नहीं शर्म है। क्या ये इसलिए कि मैं इस फैमिली की ब्लड डॉटर नहीं हूँ? उसके पिता समझाने की कोशिश करते हैं, वो तुम्हें गलत इरादे से नहीं छूने वाले, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अब माहौल गर्म हो चुका होता है। सिवेंग खुद आगे आती है और कहती है, ठीक है, बात अब चेकिंग पर आ गई है तो मैं रेडी हूँ। वो अपना बैग उठाती है और सबके सामने जिप खोलती है, घड़ी निकाल कर दिखाती है, यही है वो एक्सपेंसिव वॉच। पूरा हॉल शॉक में पड़ जाता है, सबकी निगाहें अब उसी पर है। रोज नकली हैरानी के साथ कहती है, अगर तुमने ये हरकत की थी तो कम से कम पेरेंट्स के बारे में सोच लेती। सिवेंग सीधा उसकी आंखों में देखकर कहती है, तुम बोल रही हो? मैं ये बात प्रूफ के साथ कह सकती हूँ कि ये घड़ी मेरे बैग में किसी ने रखी है और मेरे पास इसका सबूत है। अब माहौल और बिगड़ता है। उसके पिता कहते हैं, तो अब शक किस पर है? सिवेंग बिना झिझक उस प्लेबॉय आदमी की ओर उंगली करती है। शक उसी पर है जिसने ये पूरा तमाशा किया ताकि सबको दिखा सके कि वो कितना बड़ा आदमी है।
उसका भाई भड़क कर कहता है, तुम क्या कर रही हो सिवेंग? घर आए गेस्ट की इस तरह बेइज्जती कर रही हो। वो गुस्से में सिवेंग की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी लिवॉन बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और सख्ती से कहता है, तुम अभी इतने क्वालिफाइड नहीं हुए हो कि सिवेंग पे हाथ उठाओ, समझ आया? पूरा हॉल सन पड़ जाता है। अब प्लेबॉय आदमी लिवॉन की ओर इशारा करते हुए कहता है, तू आखिर है कौन? इसका लवर है क्या? बार बार बीच में क्यों आ रहा है? रोज मुस्कुराते हुए ताना देती है, अरे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ, तुम तो हमारे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड हो ना? ये सुनते ही वहाँ मौजूद लोग हंसी उड़ाने लगते हैं। प्लेबॉय आदमी लिवॉन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो ये रहा तुम्हारा हीरो, क्या गिफ्ट लाया होगा तुम्हारे लिए? स्ट्रीट साइड से कुछ चीप इयररिंग्स? वो हंसते हुए एक बॉक्स आगे बढ़ाता है। लो सिवांग, ये बॉक्स खोलो, तुम्हारे लिए कुछ खास है इसमें। पूरा हॉल ब्रेथलेस हो जाता है। जंगमिन घूरते हुए कहता है, सिवांग तुम्हें यकीन है कि ये बॉक्स खोलना चाहिए? अब माहौल और भी गर्म हो चुका होता है। रोज और बाकी सबके सामने सिवांग खड़ी है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। तभी लिवॉन शांत आवाज में कहता है, सोच लो, इस पार्टी में आए ज्यादातर लोग बहुत घमंडी हैं। सिवांग पलटकर जवाब देती है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। लिवॉन मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, तो एक बार बॉक्स खोलो। सिवांग जैसे ही बॉक्स खोलती है, अंदर से एक ब्लैक कार्ड निकलता है। पूरी भीड़ हैरान रह जाती है। रोज तुरंत सहरीले अंदाज में बोलती है, एक सिक्योरिटी गार्ड के पास ब्लैक कार्ड? इसका मतलब साफ है, चोरी की है तुमने। वहाँ मौजूद सब लोग फुसफुसाने लगते हैं, लेकिन लिवॉन सबको देखकर हल्का सा हंस देता है। अभी तक किसी को समझ नहीं आया कि असली खेल क्या चल रहा है। सच में कितने नाइफ हो तुम लोग। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप तमाशा देखता है। तभी सिवांग के पिता गुस्से में बोलते हैं, तुम जैसे घटिया लोग हमारी पार्टी में आकर इसका नाम खराब कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। पर सिवांग डट कर कहती है, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। जिसने मेरे बैग में वो घड़ी रखी है उसे सजा जरूर मिलेगी। लिवॉन उस ब्लैक कार्ड को उठाता है और उस घटिया आदमी के हाथ में दे देता है। जाओ अपने गार्ड से इसे चेक करवाओ और सबको दिखाओ कि असली कौन है। वो प्लेबॉय आदमी हंसकर कहता है, अब भी फेक होने का ड्रामा कर रहे हो? तुम खुद को किसी स्पेशल क्लास का समझते हो जो पूरी सिटी को कंट्रोल करती है? इतने में सिवेंग का भाई गुस्से में आता है और उस आदमी से घड़ी छीन लेता है। फिर सरकास्टिक लहजे में कहता है, वैसे भी सिवेंग का फ्रेंड सर्कल उसी के जैसा होगा, मिडिल क्लास कहीं का। ये सुनकर सिवेंग के चेहरे पर तकलीफ साफ छलकती है। लिवॉन अब कामली अपने गार्ड को बुलाता है, जाओ इस कार्ड को वेरीफाई करो और बताओ कि ये असली है या नकली। गार्ड चला जाता है। इस बीच सिवेंग के पेरेंट्स लिवॉन पर भड़कते हैं, हमने तुम्हें अभी फैमिली में शामिल भी नहीं किया और तुमने ऐसी हरकतें शुरू कर दी। देखो रोज को, वो कभी बिना हमारी परमिशन कुछ नहीं करती। रोज भी मौका देखकर ताना मारती है, अगर तुम्हें किसी को पसंद करना ही था तो कोई स्टैंडर्ड वाला इंसान चुनती। अब सबकी नज़र दरवाजे की तरफ है। गार्ड लौट कर आता है। जंगमिन टाइम गिनता है, 3, 2, 1। गार्ड अंदर आता है और जोर से बोलता है, बॉस ये कार्ड पूरी तरह असली है, इसमें कुछ भी फेक या चोरी का नहीं है। पूरा हॉल शॉक में रह जाता है। सभी मेहमानों के चेहरे उतर जाते हैं। वो प्लेबॉय आदमी जो अभी तक शेर बन रहा था अब चुप खड़ा है। असल में वही आदमी लिवॉन की माँ की कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए आया था। लिवॉन उसे घूर कर कहता है, अब बताओ प्रैंक कौन कर रहा था? वो आदमी तुरंत पलट जाता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बस मजाक किया था, पार्टी में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लाने के लिए। लिवॉन ठंडे लहजे में जवाब देता है, एंटरटेनमेंट तो मैं भी करूँगा जब तुम्हारी सारी डील्स कैंसिल करके किसी और को दे दूंगा। वो आदमी डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता। उधर लिवॉन की माँ को देखकर भी वो घटिया इंसान इशारे करता है, पर लिवॉन की माँ मजबूर है, उस आदमी के जाल में फंसी हुई। वो बनावटी हंसी के साथ कहती है, देखा नहीं सब लोग कितने खुश हैं पार्टी में। सिवांग सब कुछ चुपचाप देख रही होती है। उसकी निगाहें लिवॉन पर है। उसे लगता है कि इस ब्लैक कार्ड के पीछे कोई और सच्चाई है। वो सोचती है शायद इसने किसी और से उधार लिया है या रोज को दिखाने के लिए कोई एक्ट कर रहा है। आखिरकार सिवांग सबके सामने कहती है, अब बहुत हो गया, मैं इस फैमिली से अपना रिश्ता यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। काफ़ी वक्त इन लोगों के बीच रहकर मुझे बस घुटन मिली है। वो मुर्दा जाने लगती है। तभी रोज बीच में आकर रोने का नाटक करती है। सिस्टर प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मॉम डैड बहुत परेशान हो जाएंगे। अगर तुम गुस्सा हो तो मुझे मार लो। सिवांग बिना कुछ बोले उसकी तरफ बढ़ती है और रोज के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ती है। वो कहती है,
मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। तुम्हारे झूठ, तुम्हारे ड्रामा और तुम्हारी फेक सिंपैथी से तंग आ चुकी हूँ। तभी पूरा फैमिली बीच में आ जाता है। रोज फिर से रोने और तमाशा करने लगती है। देखो, अब तो इसने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। वो जोर से कहती है, प्लीज मॉम, डैड, इसके लिए मुझे माफ कर दो, पर इसे यही रोक लो। सिवैंग की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और सच्चाई की आग है। वो सोचती है, इतनी फेक गर्ल कोई कैसे हो सकती है। अभी ये कुछ और बोल रही थी, अब यहाँ पर ये अच्छी बनने का पूरा तमाशा कर रही है। इधर उसका जो ब्रदर होता है वो भी रोजी को सपोर्ट कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा नौटंकी हो रही होती है। सिवांग कहती है, मैं इस फैमिली में कभी रहना भी नहीं चाहती थी। आपके पैसे, आपका करेज, जो भी है आप अपने पास रखो। यहाँ हम देखते हैं कि उसका जो ब्रदर होता है वो बोलता है, हमें छोड़कर तुम कहाँ जाओगी। सिवांग बोलती है, मैं अपने आप से पैसे कमा सकती हूँ और ये बात तुम्हें बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। सिवांग कहती है, जो लोग आज मुझसे कह रहे हैं कि मैं उन्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगी, वही लोग भूल गए हैं कि कुछ साल पहले उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया था और अब वही लोग मुझे अपनी डॉटर कहकर बुला रहे हैं। ऐसे दोहरे मुंह वाले लोगों के बीच रहकर मैं कोई बड़ी शहंशाह नहीं बन जाऊँगी। मैं बस दूर रहना चाहती हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तमाशा होने लगता है। सिवांग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इधर फैमिली में और भी ज़्यादा नौटंकी होती है और सिवांग डिसाइड करती है कि अब वो इनसे कोई भी कनेक्शन नहीं रखेगी। इधर चंगमिन भी उन पर भड़क जाता है और कहता है, वो रोजी किस्म की लड़की है, बहुत घटिया, मुझे तो वो कभी पसंद भी नहीं थी। बार बार तुम लोग मेरे पेरेंट्स के पास जाकर उसके रिश्तेदारी की डिमांड करते हो। हम देखते हैं कि सिवांग उन्हें अवॉइड करते हुए वहां से जाने लगती है। उसके डैड के सीने में दर्द होने लगता है और उसकी मॉम उसे संभाल रही होती है। तभी रोजी अचानक रोने की एक्टिंग करती है और कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अपनी सिस्टर को ऑफेंड ना करती तो शायद ये सब नहीं होता। पर फैमिली मेंबर समझाते हैं, बेटा नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। वो लड़की पहले से ही एहसन फरामोश थी। तभी सिवैंग की मॉम के पास किसी का कॉल आता है और वो बहुत खुश हो जाती है। वो बताती है कि दरअसल ये कॉल एक बहुत बड़ी फैमिली से आया है। वो हमारी डॉटर को अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहते हैं और रोजी को अपने लिए एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इस बात पर सब बहुत खुश हो जाते हैं। पार्टी में जो गेस्ट होते हैं वो उनकी बेवकूफ़ी देखकर हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, इतनी बेवकूफ़ फैमिली हमने आज तक नहीं देखी। अपनी स्टेप डॉटर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर अपनी बायोलॉजिकल डॉटर को एक्सेप्ट करने में इनके गले में अभी भी दर्द हो रहा है। यहाँ बहुत तमाशा होने लगता है और सब इस बात को सेलिब्रेट करने लगते हैं। इधर रोजी कह रही होती है, मुझे पता था, मैं अपनी फैमिली के लिए हमेशा से लगी रही हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि सिवैंग लेविन की फैमिली के पास होती है। वो उन्हें एक एनवेलप देती है और कहती है, इसमें इतने पैसे तो नहीं है कि तुम्हारी बाकी ज़रूरतें पूरी कर सके, लेकिन कुछ अमाउंट है जो तुम्हारे कर्ज वाले पैसे ख़त्म कर देगा। उसकी मॉम थोड़ी हेजिटेट कर रही होती है और जया को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे, क्योंकि उसकी मॉम उस पर भड़कने वाली होती है। तभी बाहर कई सारी कार्स आने लगती हैं। सब बाहर निकलकर देखते हैं। कार्स से कई गार्ड्स निकलते हैं जिन्होंने ब्लैक सूट्स पहने होते हैं। वो आकर सिवैंग को फैमिली में वेलकम करने लगते हैं। सिवैंग हैरान होकर पूछती है, ये कौन लोग हैं जो मुझे अपनी फैमिली में वेलकम कर रहे हैं। तभी लेविन और उसकी मॉम आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, दरअसल ये मेरे लोग हैं। मैं कोई गरीब इंसान नहीं हूँ। मेरी मॉम सैन गॉड ग्रुप की चेयरमैन है और मैं उसी ग्रुप की इनहेरिटर हूँ। ये सुनकर सिवैंग बहुत शॉक में आ जाती है। उसकी मॉम कहती है, हमें पता है हमने तुमसे झूठ बोला और ये किसी भी तरह के धोखे की तरह लग सकता है, पर हमारा इंटेंशन साफ था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, समझो ना, मैं भी तुम्हारी मदर जैसी हूँ। सिवैंग कहती है, अगर मुझे पहले पता होता कि आप लोग इतनी हाई रेप्यूटेशन पर हैं तो मैं कभी आपके पास नहीं आती। इस पर लेविन्स मॉम कहती है, हमें पता है, पर हम बस ये चाहते थे कि तुम हमारे करीब रहो, कुछ वक्त बिताओ और अच्छा महसूस करो। फिर लेविन और सिवैंग वापस उसी घर में लौट आते हैं। लेविन अपनी मॉम के साथ बैठकर ऑफिस वर्क देख रहा होता है और सिवैंग को देखकर उसे पूरी सिचुएशन बताता है कि कैसे उसकी बायोलॉजिकल मदर उसे हमेशा एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करती है, जिनको सुनकर उसकी मॉम को गुस्सा आता है। वो कहती है,
कि वो उसे किसी के भी पास ऑप्शन की तरह नहीं होने देंगी। उन्हें पता है वो क्या चाहती है और वो करके रहेंगी। यहाँ हम देखते हैं कि सिवेंग अपने स्कूल गई हुई होती है। लेविन अपनी एक टीम भेजता है ताकि सिवेंग की पिक ली जा सके। इधर दिखाया जाता है कि रोजी के डैड बड़े बड़े ख्वाब देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ी फैमिली से रिश्ता मिला है। संभवतः वही लेविन की फैमिली है जिसका ग्रैंडफादर ने ये रिश्ता भेजा होता है। वो बड़े बड़े सपने देखते हुए कहते हैं कि अब तक वे शहर के अच्छे और रिच लोगों की सूची में आते थे, पर अब वे मिलियन बिलियन वाले परिवार के ससुर बनेंगे। उनके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सभी फैमिली मेंबर्स इस पल को एंजॉय कर रहे होते हैं, पर रोजी बहुत दुखी होती है और अपने पेरेंट्स से कहती है, माँ, मैं तो आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, उन्हें तो उनकी फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर इन लॉ चाहिए। उसकी माँ कहती है, पर तुम तो मेरी बेटी हो ना, क्या सच में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? अगर कभी हम फंस गए तो वे हमें बर्बाद कर देंगे। उसके पेरेंट्स कहते हैं, इस मैटर को हम संभाल लेंगे, टेंशन मत लो, हमें पता है तुम्हारे लिए क्या करना है। उसके पिता तुरंत ही अपनी कंपनी के 30% शेयर उसका नाम कर देते हैं। ये सुनते ही रोजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ बैठकर अपनी खुशी शेयर कर रही होती है और कहती है, माँ बाप, जल्दी मैं एक रिच पैलेस में रहूंगी, आप टेंशन मत लो। आपकी डॉटर ने उनकी फैमिली ग्रुप से 30% प्रॉपर्टी अपने नाम करा दी है। उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। इधर रोजी कहती है कि बस उन्हें एक कांटा अपनी लाइफ से निकालना है और वो कहती है, सिवांग, मैं चाहती हूँ कि उसका मरने का कुछ इंतज़ाम करवा दिया जाए। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मुझे पता है वो आगे भी हमारी फैमिली में प्रॉब्लम बनाएगी। फिर दिखाया जाता है कि सिवांग वही पार्टी में आती है जो आज उसने ऑर्गेनाइज करवाई होती है। उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक बहुत प्यारी ड्रेस पहनाई होती है, वो बहुत प्यारी लग रही होती है। लेविन उसे गाड़ी से उतारकर पार्टी के अंदर जाने को कहता है क्योंकि उसे अपनी माँ से कुछ ज़रूरी बात करनी होती है और वो अपनी माँ से सिवेंग के लिए प्रपोज करने का इंतज़ाम करने की बात करता है। पार्टी के अंदर सभी सिवेंग को देख रहे होते हैं, वो बहुत प्रिटी लग रही होती है और सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। पर रोजी और उसका ब्रदर भी वहाँ आते हैं और कुछ लोग सिवेंग को देखकर कहते हैं, ये लड़की इस पार्टी में क्या कर रही है? क्या ये बिना परमिशन आई है? ये हर जगह प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है। सिवेंग कुछ नहीं बोल रही होती। वो कहती है, बकवास बंद करो, अपने काम से काम रखो। मैंने तुम्हारी जैसी फैमिली के साथ अपने रिलेशंस ख़त्म किए थे। क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि बार बार मुझसे घटिया बातें की जाती रही हैं? इसी पर उसका ब्रदर कहता है, बहुत बहुत तमाशा तुम्हारा। अगर हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है तो तुम इस पार्टी में क्या कर रही हो? स्पेशल इनविटेशन तो हमारी फैमिली को आया था और तुम अब हमारी बायोलॉजिकल डॉटर भी नहीं रह गई। तुमने खुद से रिलेशन खत्म किया। वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगता है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड आता है उसे कहा जाता है कि इस लड़की को धक्के देकर बाहर निकाल दो, वो पार्टी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तभी वहाँ जंगमिन आता है और कहता है, ये गेस्ट मैंने इनवाइट किया है, किसी को भी इसका टच करने का अधिकार नहीं है, ये मेरी गेस्ट है। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि जब उन्हें पता चला कि इनके आने से बाकियों को प्रॉब्लम हो रही है तब उन्होंने धक्का दिया। उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। जंगमिन उन लोगों से कहता है कि वे किसी भी तरह से उसके गेस्ट के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते और वह सिवांग से माफ़ी मांगता है। कहता है कि जो भी समस्या हो रही होगी उसके लिए उसे माफ़ कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रोजी जुंगमिन के सामने आ जाती है और कहती है, देखो, ये पार्टी मेरे लिए हो रही है और यह इनविटेशन हमारी फैमिली को गया था। इतने समय से मैं उन्हें अपनी फैमिली की बेटी बनाकर रख रही थी, तो अब तुम अपनी फैमिली की बेटी को ले लो। मुझे सिलेक्ट करोगे ना कि सिवांग को। इसलिए मैं कह रही हूँ कि यह यहाँ से चली जाए, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। जुंगमिन कहता है, वह तुम्हारे साथ आकर कोई बैडतमीजी तो नहीं कर रही है ना? तभी वहाँ पर एक प्लेबॉय आता है और कहता है, एक दिन सिवांग ने मुझे फेक आईडी दिखाकर डराया था, पर आज मैं उसके किसी भी जाल में नहीं आऊँगा। मैं यहाँ रोजी के लिए आया हूँ। रोजी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? रोजी हाँ कर देती है और अब ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वह बोलता है, मैं सिवांग को इस पार्टी से धक्के देकर ज़रूर बाहर निकालूंगा क्योंकि यह पार्टी तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज की गई है। फिर वह कई लोगों को बुला लेता है और वे आकर सिवांग को पकड़ DDDH लेते हैं। सिवांग की जो फैमिली है वो भी उस घटिया आदमी को सपोर्ट कर रही होती है। बस इतना बोल रहे होते हैं
जो करना है करो, बस उसे जिंदा रखना, ऐसे मत मार देना। उसके ब्रदर भी यही कहते हैं। वहाँ कई गार्ड्स आते हैं जिनके पास उस आदमी के पर्सनल कार्ड्स होते हैं। वे जुंगमिन और सिवांग दोनों को पकड़ DH लेते हैं। वे सिवांग से कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बैडतमीजी कर रही हो और बहुत बड़ी गलती कर रही हो। जब सैन गॉड के चेयरमैन को पता चलेगा कि तुमने उनके साथ यह हरकत की है तो तुम्हारा क्या हाल होगा, क्या तुम्हें इसका आइडिया है? और फिर वह अपने हाथ में पड़े ब्रेसलेट को दिखाता है और कहता है, इस ब्रेसलेट को ध्यान से देखो, ये सैन गॉड की डॉटर इन लॉ को मिलने वाला था। इसका मतलब मैं इस पार्टी में स्पेशल गेस्ट हूँ। फिर वह घटिया आदमी कहता है कि मुझे पता है तुम आज फिर से मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रही हो, पर मैं तुम पर यकीन नहीं करूँगा। पार्टी में खड़े लोग यह सब देख रहे होते हैं। वे उसे पकड़ लेते हैं और जुंगमिन रोके की कोशिश करता है, पर जुंगमिन को भी पकड़ लिया जाता है। वे सिवांग को बहुत बुरी तरह पीटते हैं। जुंगमिन खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है ताकि वह सिवांग को बचा सके। जैसे तैसे वह खुद को छुड़ाता है और उस आदमी को धक्का देता है, पर उस आदमी से उसे भी एक पचान मार मिलता है और उससे भी खून आने लगता है। उसे बहुत तकलीफ होती है। तभी हम देखते हैं कि रोजी आती है और सिवांग से कहती है, देखो तुम्हारे चक्कर में क्या हुआ, पूरी पार्टी में तमाशा हो गया। लोग हमारी नौटंकी देख रहे हैं और सोच रहे होंगे कि हमारी फैमिली ऐसी ही होती है। सिवांग उस पर थूक देती है। अब हम देखते हैं कि सिवांग की बायोलॉजिकल मदर कहती है, हमने अपने फैमिली को बताया था कि मैं किसी को इतनी बदतमीजी करने का राइट नहीं देती थी। सिवांग ने अब तक जो मेरे साथ बदतमीजी की है, क्या उसका अधिकार तुमने उसे दिया? क्या मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ जिसे तुमने कभी पास नहीं रखा? तुम किस तरह की मदद कर रही हो? उसकी माँ कहने लगती है, देखो बेटा, इन सब बातों के बारे में अपने डैड से बात करो। फिर उसकी माँ कहती है, क्या तुम्हें पता है जब कोई हमारे साथ ऐसी हरकत करता है तो हम उसे क्या पनिशमेंट देते हैं? उसके डैड बेल्ट निकालते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर देना, पर ये तुम्हारे भले के लिए है, और वे मारने लगते हैं। तभी जंगमिन फिर से बीच में आता है। हम देखते हैं कि सिवांग का ब्रदर जंगमिन से कहता है, तुम बार बार बीच में आकर उसे क्यों बचा रही हो? क्या ये तुम्हारी है? इसे साइड करो। इसी वक्त जैक आता है। जैक कहता है, बहन बहुत हुआ तमाशा, जब किसी ने मेरे गैस को छूने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो उस घटिया आदमी से कहता है, तुम वही हो ना जिसने नकली कार्ड दिखाया? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिवांग उनसे कहती है गुड मॉर्निंग और शांत आवाज में उसको सुलझाने की कोशिश करती है कि आखिर वो क्या चाहती है, क्यों लोगों के स्पेशल मोमेंट्स खराब करवा रही है। वो फ्लेक्स मारता है और लेविन से लड़ने को तैयार हो जाता है, पर लेविन उसे एक मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है, अब तो मैं भी एक अच्छा खासा लेसन देने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद बहुत ज्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है। सिवांग के डैड भी बीच में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जैसे सिक्योरिटी गार्ड ने तो हमारी पार्टी बर्बाद कर दी होती। आज तो तुम एक रिच पार्टी में हो। रोजी भी बीच में आने की कोशिश करती है, पर लेविन उसे धक्का देता है और कहता है, पीछे हो जाओ, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। सिवांग का बायोलॉजिकल ब्रदर भी आता और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? ये सब तुम्हारे जैसे सिक्योरिटी गार्ड की जगह नहीं है। यहाँ आकर पहरेदारी करो, बदतमीजी मत करो। लेविन भी उसे मारता है। अब यहाँ पर पार्टी में बहुत ज्यादा तमाशा हो रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है और सभी लोग यही सब देख रहे होते हैं। बाद में हम देखते हैं कि वो जो घटिया आदमी है वो अपने डैड को कॉल करता है, पर उसके डैड कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें फ़ोन करने वाला था। दरअसल पार्टी में एक लड़की होगी जिसके हाथ में ड्रैगन वाला ब्रेसलेट होगा। वो उसी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली है। वो आदमी सबसे पहले रोजी के हाथ की तरफ देखता है, पर वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। उसकी नज़र अचानक सिवांग के हाथ पर पड़ती है और इसी क्षण उसे समझ आ जाता है कि हकीकत क्या है। वो शर्मिंदा होकर लेविन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। सब हैरान होते हैं कि वो अब अचानक कैसे बदल गया। इसी बीच सिवांग का ब्रदर और उसकी स्टेप सिस्टर उस आदमी से कह रहे होते हैं, ये कैसा तख्ता पलट है, दूसरों के सामने भिखारिन बनकर क्या मांग रहे हो? वो आदमी बार बार डरता है और कहता है, ऐसा मत करो। उसके बाद उसके डैड आकर बोलते हैं, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सारी कंपनी का पैसा पानी में चला गया। तभी रोजी उसे जोर का थप्पड़ मारती है और पार्टी में एंट्री करती है। लेविन की माँ कहती है, मैंने ये पार्टी तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज की थी। मेरी सिर्फ एक रियल डॉटर है और वो है सिवांग। सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। रोजी का ब्रदर पूछता है, ये लड़की कैसे हमारी डॉटर हो सकती है? उसके पास कोई टैलेंट भी नहीं है। बाद में लेविन सबके सामने सबूत दिखाता है कैसे रोजी ने सिवांग की बायोलॉजिकल फैमिली को धोखा दिया, उनके सारे पैसे हड़पते रहे और सिवांग की जिंदगी में परेशानियां खड़ी की। जब रोजी खुद को एक्सपोज होते देखती है तो वो अपना असली चेहरा दिखा देती है और स्वीकार कर लेती है कि उसने फैमिली को सिर्फ पैसे के लिए इस्तेमाल किया। अब उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है।
इसके बाद वही लोग शिवांग से विनती करते हैं कि वो उन्हें स्वीकार कर ले, पर शिवांग ने बहुत पहले ही उनसे रास्ता अलग कर लिया था। वो अब किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं दे सकती। अंतिम सीन में हम देखते हैं कि सेवांग जोंगमिन से मिलती है। जोंगमिन प्रपोज करता है पर सेवांग मना कर देती है और कहती है कि अब वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती है, उसके पास इन रिश्तों के लिए समय नहीं है। लेविन जब उसे सारी बातों के बारे में पूछता है तो सेवांग देखती है कि पीछे जोंगमिन अभी भी उसे ब्लेसिंग्स दे रहा है और कहता है कि वो उसका इंतजार हमेशा करेगा। यही पर ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपके प्यारे आरोही एक्सप्लेन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है।